तो हमारा टॉपिक जो है वो है आईपी वर्जन 60। इसमें हमने देखा कि हमारे पास यूनिकास्ट एड्रेसेस भी हैं, हमारे पास मल्टीकास्ट एड्रेसेस भी हैं, और हमारे पास एनीकास्ट एड्रेसेस। इसमें हमने फिर फर्दर देखा कि यूनिकास्ट एड्रेस जीयूए भी हो सकता है, यानी ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस भी हो सकता है, लिंक लोकल एड्रेस भी हो सकता है, यूएलए भी हो सकता है, और लूप बैक एड्रेस भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं किसकी, यूनिकास्ट एड्रेसेस। फिर हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा, अगर आपने इसका लेक्चर सुना है, और उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि किस तरह हम ये दो एड्रेसेस स्टैटिकली अपने डिवाइसेस को दे सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा कि किस तरह हम जीयूए और एलएलए अपने डिवाइसेस से मुराद एंड डिवाइसेस को, या स्विचेस को, या राउटर्स को ये एड्रेसेस हम असाइन कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, हारिस, तो बता सकते हैं कि जी हमारा ये क्वेश्चन है। जी दानियाल, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन ये है, आज हमारा टॉपिक ये है, क्लियर है, ओके। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि किस तरह हम इन एड्रेसेस को डायनेमिकली, इस जीयूए को डायनेमिकली असाइन कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं एतजाज से कि स्टैटिक और डायनामिक में फर्क क्या है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक में डिफरेंस क्या है, तो फिर मैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक पढ़ लिया, इस क्लास में हम डायनामिक पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है। जी, तो हमें एतजाज ने बिल्कुल ठीक बताया कि स्टैटिक का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब मैन्युअली ये एड्रेसेस अपनी एंड डिवाइसेस को, स्विचेस को, राउटर्स को, और और डिवाइसेस को, होस्ट को असाइन करें। तो अगर ये वाला स्टेटस है कि मैन्युअली किए जा रहे हैं, जिसको हम स्टैटिक कहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये ऑटो सिस्टम हो, खुद ब खुद डिवाइसेस की, चाहे वो एंड डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, होस्ट हैं, वो उनको खुद ब खुद मिल जाए, ऑटो होस्ट सिस्टम, तो हम इसको कहते हैं कि डायनामिक है। जैसे कि आपको पता है कि गाड़ियों को भी अगर आप देखें तो दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं जी ये मैनुअल गाड़ी है, इसका और साथ ही होता है, कहते हैं जी कुछ गाड़ियां उसको ऑटो कहती हैं, कुछ का गाड़ियां उनको प्रोस्मेटिक कहती हैं, लेकिन दोनों का मतलब, प्रोस्मेटिक कहती हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब मैनुअल का मतलब होता है कि ड्राइवर साहब हर वक्त गियर खुद बदलते हैं। वो मैंने शो करता है कि जनाब इस वक्त का मुझे पहले गियर में गाड़ी डालनी है, फिर दूसरे में डालनी है, फिर तीसरे में डालनी है, फिर चौथे में डालनी है, तो वो खुद डिसाइड करता है। Sorry, वो खुद डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी, हमने खुद नहीं डिसाइड करना, गाड़ी खुद ब खुद डिसाइड करे हमारी स्पीड को देख के, हमारी इन्वायरमेंट को देख के, कि किस तरह ये गियर जो लगेंगे, तो उसको हम कहते हैं ये ऑटो गाड़ी है, ऑटो ट्रांसमिशन है। ठीक है ना। तो यहां पे भी इनका यही मकसद है कि अगर आपकी आप अपनी डिवाइसेस को खुद ब खुद आए, खुद देना चाहते हैं, मैनुअली देना चाहते हैं, तो इट इज कॉल्ड स्टैटिक। और अगर आप इसको मैनुअली एक एक करके देना चाहते हैं, यानी कि खुद ब खुद हो जाए, तो डायनामिक। ओके सनी। अब आज का टॉपिक तो क्योंकि इस पे है, आज का टॉपिक चेंज कर, यहाँ पर बस।
ओके, तो हमने कहा जनाब कि अगर अब हम देखना चाहते हैं ये डायनामिक कैसे काम हो, तो इसके लिए हम जो एक चीज देखते हैं, एक प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं आईसीएमपी, जिसको कहते हैं आईसीएमपी। और क्योंकि हम IPv6 में हैं, तो लाजमी तौर पे आईसीएमपी वर्जन 6 की बात हम करना चाहेंगे। आपको पता है जब भी कोई प्रोटोकॉल होता है तो वो कोई मैसेजेस का असल काम ही होता है, कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करना। हर प्रोटोकॉल को मैसेज एक्सचेंज देता है। तो आईसीएमपी के हम 4 मैसेजेस को देखना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला मैसेज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं आरएस। आरएस का मतलब है राउटर सोलिसिटेशन, सोलिसिटेशन। और आरए राउटर एडवर्टीजमेंट, राउटर एडवर्टीजमेंट। इसी तरह एनए और एनएस। एनएस है नेबर सोलिसिटेशन, नेबर सोलिसिटेशन। और नेबर एडवर्टीजमेंट। ये 4 मैसेजेस हैं जो कि आईसीएमपी इस्तेमाल करता है। अब अगर हम थोड़ी सी चीज को आसान कर लें, तो अगर हम दानियाल से पूछें कि दानियाल सोलिसिटेशन का इंग्लिश में मीनिंग क्या है, अगर हम दानियाल से पूछ लें कि सोलिसिटेशन का मीनिंग क्या है, तो हमें दानियाल में दिल में कहा कि रिक्वेस्ट। क्या कहा? रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि काश इनको ये अकल होती थोड़ी सी, तो इसको ये आरएल मैसेज कह देते तो हमारे लिए आसान हो जाता, राउटर रिक्वेस्ट। यानी कि एक मैसेज भेजा जा रहा है राउटर को, उसको से रिक्वेस्ट की जा रही है, सोलिसिट किया जा रहा है। सिंपल, अब आसान हो गया। और इसी तरह अगर राउटर के बजाय आप अपने आसपास के डिवाइसेस को कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, तो उस मैसेज को हम कहेंगे राउटर सोलिसिटेशन मैसेज, सॉरी नेबर सोलिसिटेशन मैसेज। तो अगर आप राउटर सोलिसिटेशन मैसेज भेजेंगे, तो राउटर जवाब में आपको क्या भेजेगा? अपने आप को एडवर्टाइज कर देगा, अपने बारे में बता देगा। तो ये इस पहले केस में हमारे लिए ये 2 मैसेजेस इंपॉर्टेंट हैं, एक राउटर सोलिसिटेशन और एक राउटर एडवर्टीजमेंट। मैं दोबारा बता रहा हूं, राउटर सोलिसिटेशन का मतलब है यू आर रिक्वेस्टिंग द राउटर, रिक्वेस्टिंग द राउटर। क्या रिक्वेस्ट कर रही है भाई? अपने बारे में बताओ। जैसे आप किसी को लिखते हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपको कोई मैसेज कर देता है बाजू का। आजकल व्हाट्सएप फ्री है, तो लोगों को डर नहीं होता है मैसेज करने में, तो वो क्या कर देते हैं, किसी को एक मैसेज भेज के लिख देते हैं हेलो। आपको पता ही नहीं होता ये कौन हो, तो आप उसे फिर मैसेज करते हो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन सोलिसिटेशन मैसेज। और उसके जवाब में फिर वो साहब क्या करता है, वो अपने बारे में बता देता है, यानी अपने आप को एडवर्टाइज कर देता है कि जी मैं फलाना हूं। अब बात समझ आ गई? तो बस यही बात इस अगली स्लाइड में समझाई गई है कि जनाब 2 मैसेजेस, एक मैसेज का नाम है राउटर सोलिसिटेशन मैसेज और एक का नाम है राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज। मैंने पहले बता दिया कि ये दोनों मैसेजेस किसके हैं? आईसीएमपी वर्जन 6 के। राउटर सोलिसिटेशन कब है? लाजमी तौर पर कौन रिक्वेस्ट करेगा? सेंड बाय द होस्ट डिवाइसेस। और किस लिए मैसेज भेजता है? ताकि वो अपने आसपास जो IPv6 एनेबल राउटर्स हैं उनको डिस्कवर कर सके, मालूम कर सके कि यहाँ पे कोई IPv6 का राउटर, ऐसा राउटर मौजूद है जो कि IPv6 एनेबल्ड है। यानी वो IPv6 समझता है। एनेबल्ड का मतलब है वो IPv6 समझता है। और जब राउटर ये मैसेज सुन लेता है, तो लाजमी तौर पे वो ये नहीं कहता गग नाराजी, वो जवाब देता है। तो वो अपन जब जवाब देता है तो उस जवाब को क्या कहते हैं? राउटर एडवर्टीजमेंट।
तो these messages are sent by routers to inform host. Sent by routers. पहला वाला किसके सेंड था? The first one was sent by the host. Now it is sent back by the router to inform the host on how to obtain an IPv6 GUA. क्योंकि हमारा टॉपिक ही GUA है, हमारा तो टॉपिक ही GUA है कि किस तरह डायनामिकली IPv6 एड्रेस हासिल किया जाए। तो ये उसको बताता है कि जनाब किस तरह तुम्हें IPv6 का एड्रेस हासिल करोगे। अब मैं ये बताता चलूं क्यों ये जरूरी है आरए मैसेज, क्यों ये जरूरी है आरए मैसेज। तो जवाब है कि आरए मैसेज इसलिए जरूरी है क्योंकि IPv6 में तो IPv4 में तो डायनामिकली एक ही रास्ता था, डायनामिकली एक ही मेथड है जिसको कहते हैं DHCP। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग यहाँ पे आए तो आपके लैपटॉप आपकी मोबाइल्स एकदम ऑन हो गई, तो आप सवाल ये पूछेंगे क्यों हो गई। तो जवाब ये है कि यहाँ पे DHCP मौजूद था, उसने आपको IP दे दिया। अगर मैं ये आपको यहाँ पे दिखाना चाहूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊं और यहाँ पे लिख दूं आपकी पसंदीदा कमांड ipconfig/all, तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे ये IP एड्रेस असाइन कर दिया गया। कब असाइन किया गया? आप देख सकते हैं 8:48 पे, 8:48 और 9:48 पे मुझसे ले लिया जाएगा। इसका मतलब कि 1 घंटे के लिए ये IP मुझे दे दिया गया, ये सबनेट मास्क दे दिया गया। मुझे बताया गया कि अगर आपने बाहर जूम से बात करनी है तो इस एड्रेस को देते जाओ, और मुझे बताया गया कि अगर आपने जूम से बात करनी है या आपने फेसबुक से करनी है तो आप URL लिखोगे, लेकिन URL कंप्यूटर नहीं समझता, URL कंप्यूटर नहीं समझता क्योंकि वो इंग्लिश है, और कंप्यूटर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको इंग्लिश आती हो। कंप्यूटर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको किसी ने इंग्लिश नहीं पढ़ाई हुई, वो सिर्फ अपनी जुबान समझता है जो कि 1 और 0 है। इसलिए हमने एक ट्रांसलेटर रख दिया और उस ट्रांसलेटर का एड्रेस उसको बता दिया कि जनाब आप जब भी आपको कोई इंग्लिश में आपसे बात करे तो आप ये वाला इसके पास जाके उसको ट्रांसलेट करवा लिया करें। समझ आ गई मेरी बात? तो ये किसने किया सारा काम? DHCP। किसने ये सारा काम किया? तो आपने कहा ये DHCP ने किया, तो मैं आपके बात एग्री करता हूं। तो यहां एक ही तरीका है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम IPv6 का देखें तो जेंटलमैन इसमें 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक को कहते हैं स्टेटलेस और दूसरे को कहते हैं स्टेटफुल। आप पूछेंगे इन दोनों में फर्क क्या है? लाजमी तौर पे आपका क्वेश्चन होगा कि स्टेटलेस में और स्टेटफुल में व्हाट्स द डिफरेंस। तो मैं अगर आपको ये बताता चलूं कि मैं इस एड्रेस को, इस IP को छोड़ देता हूं जो कि इडियोरोम है, और मैं कनेक्ट हो जाता हूं अपने सिस्को एडमिन के साथ। ये देखें मैं चंद सेकंड में कनेक्ट हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ये कनेक्ट हो गया और अब मुझे एक और IP मिल गया होगा। देखिए अब मुझे पहले 16.17 था, अब अगर मैं दोबारा इसको यही कमांड रिपीट करूं, ये देखिए मैंने वही कमांड रिपीट की, तो मुझे एक और IP मिल गया जो कि है 192.168.0.101। मुझे ये IP मिला है 9:09 पे, यानी अभी कुछ सेकंड पहले, और मुझे गेटवे बताया गया है कि जी ये है अब आपका, और आपका DNS जो है वो ये है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन मैंने यहां पे इसलिए आया कि मैं जाना चाहता हूं इधर और आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं 192.168.0.1 जो कि मेरा गेटवे है, मैं उस पे जाऊं और इसको मैं ये पासवर्ड इसका प्रोवाइड कर दूं और ओके कर दूं, लॉगिन कर दूं, तो अभी आपको मैं चंद सेकंड में बता सकूंगा कि एडवांस में जाके, नेटवर्क में जाके, DHCP में जाकर मैं आपको बता सकता हूं कि जनाब इस वक्त इससे इतने एड्रेस 6 एड्रेसेस निकले हुए हैं।
6 लोगों ने इससे कनेक्टिविटी हासिल की हुई है। उनमें से मेरा एड्रेस जो है 101 है। तो देखो इसको पता है कि जनाब मैंने इसको परमानेंटली IP 0 ये दे दिया, और इसको होस्ट का नाम ना मालूम है, लेकिन इसका मैक एड्रेस मालूम है कि वो 30.24.32 वगैरह वगैरह है। इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन इस सर्वर के पास स्टोर हो गई है। स्टोर थी नहीं, स्टोर हो गई है। अभी मैं इससे कनेक्ट हुआ हूं, लेकिन आप लोगों में इससे पहले से कनेक्टेड है। किसी के पास 0.100 है, किसी के पास 0.106 है, किसी के पास 0 डॉट ये है। तो आप अब चेक कर सकते हैं कि अगर आपके किसी का ना, आपके पास, अगर मैं मोबाइल की बात करूंगा, हवावे की मोबाइल किसके पास है? आप में से किसी के पास है हवावे Y9A? नहीं है किसी के पास? अच्छा, फिर किसके कंप्यूटर का नाम जो है वो डेस्कटॉप एयर रूबी है। ये देखें जी, इन्होंने कह दिया कि मेरा है। और ये चेक कर लें तो मैं इनका IP एड्रेस ये असाइन हुआ हुआ है, और इनको मैक एड्रेस इनके कंप्यूटर का ये है। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन, और ये भी पता है हमें कि मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट पहले ये IP असाइन किया है। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन इसके पास, सर्वर के पास, DHCP के पास मौजूद है। क्लियर होगा मेरी बात? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह कुछ एड्रेसेस रिजर्व है, लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे ये रिजर्व्ड है, तो इसलिए यहाँ पे नजर आ रहा है। एनी हाउ, तो हम बात ये कर रहे थे कि ऐसे एड्रेस, ऐसा सिस्टम जिसमें DHCP या सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो, इन्फो मौजूद हो, उसे कहते हैं स्टेटफुल। क्या कहते हैं? स्टेटफुल। और अगर मौजूद ना हो तो उसको कहते हैं स्टेटलेस। यानी नेटवर्क में कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, कोई DHCP ऐसा, कोई ऐसा मशीन या सर्वर नहीं है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन हो कि जनाब किस डिवाइस को कौन सा IP और कितने टाइम के लिए असाइन किया गया। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? स्टेटलेस। अब अगर आप स्टेटलेस की बात करें तो आगे इसमें फर्दर दो तरीके हैं। एक को कहते हैं स्लैक ओनली, स्लैक ओनली, और एक को कहते हैं स्लैक विद स्टेटलेस DHCP। बिल्कुल ठीक कहा आपने, स्टेटलेस DHCP। दो नाम हो गए। ठीक है, तो टोटल कितनी टाइप्स हो गई? अगर हम टोटल टाइप्स की तरफ जाएं तो एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, और एक हो जाएगा 3। तो यूं हमारे पास तीन तरीके हो गए। एक स्लैक ओनली, एक स्लैक विद स्टेटलेस DHCP, और तीसरा है स्टेटफुल DHCP। स्टेटफुल DHCP। लेकिन जब स्टेटफुल कहेंगे तो फिर लाजमी तौर पे इसको वर्जन 6 कहेंगे, इसको वर्जन 6 कहेंगे। अब सबसे पहला सवाल जो है मधुशा करना चाह रहा है कि जी स्लैक आपने, तो ये तो कोई एब्रिविएशन लगता है, क्योंकि मैंने कैपिटल में लिखा है तो लाजमी तौर पे एब्रिविएशन है। तो स्लैक का मतलब होता है, फुल फॉर्म है स्टेटलेस, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब है कि स्लैक ओनली का मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि इट इज अ स्टेटलेस मेथड। का मतलब है कि इसमें किसी भी डिवाइस को ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि एहसान को जो GUI मिला है वो क्या है, और क्यों क्यों वो स्टेटलेस होता है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं कि छोड़ देंगे इस बात को। क्यों ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अभी तो कुछ देर पहले 7 थे, अभी 6 हो गए। आफाक, अहमद, आयशा, मरवा, हारिस। समझ आ रही है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो और सेकंड मेथड क्या हो जाएगा? इट इज आल्सो स्टेटलेस, जैसे वो स्लैक मैंने लिखा है, इट इज आल्सो स्लैक
but it also has a DHCP, but DHCP is also stateless. Stateless means DHCP के बाद भी ये record, ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि किस डिवाइस को कौन सा आईपी असाइन किया गया। इस बात समझ आ रही? तो जनाब ये आरए में राउटर साहब बताएंगे कि आप डिवाइसेस को, होस्ट को, कि आप इन तीनों में से कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे। डिवाइस को नहीं पता, राउटर उसको बताएगा। किस में बताएगा? राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज में। दानियाल कैसे बताएगा? राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज में बताएगा। और इसमें फ्लैग होंगे जिसको अभी हम देखेंगे। उन फ्लैग की मदद से ये बताएगा कि इन तीनों मेथड में से होस्ट को कि तुम कौन सा मेथड इस्तेमाल करो। इस बात समझ आ गई? दोबारा सुने कि जो हमारा होस्ट है वो भेजेंगे आरएस मैसेज, राउटर सोलिसिटेशन मैसेज, और पूछेंगे राउटर से कि जनाब राउटर साहब कौन सा मेथड हमने इस्तेमाल करना है। राउटर उसको अपने आरए मैसेज में विद द हेल्प ऑफ द फ्लैग्स बताएगा कि इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। ठीक है समीउल्लाह? अच्छा, अब इस मोस्टली राउटर जो जो चीजें इनको बताएगा वो ये है। नंबर वन, या आप भी सोच सकते हैं कि क्या राउटर को क्या बताना चाहिए। तो राउटर को बताना चाहिए कि जनाब तुम्हारा प्रीफिक्स क्या है, जो कि नेटवर्क आईडी के इक्विवेलेंट है। प्रीफिक्स IPv6 में इज इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क आईडी इन IPv4। नंबर टू चीज जो बताएगा, प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ कि कितने बिट्स, क्योंकि यहां सबनेट मास्क नहीं है, यहां सबनेट मास्क नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है /64, इसका मतलब है कि वो बता रहा है कि 64 बिट इस IPv6 एड्रेस के। चलिए अगर हम मरवा से पूछें कि IPv6 एड्रेस होता कितना है, कितने लेंथ का है, शाबाश मरवा, आयशा, अहमद, कौन बताएगा? आयशा शिनवारी भी आज आई हुई है। कहा तो उसने ये था कि वो अब रेगुलर हो जाएगी। जी आयशा शिनवारी, जल्दी से जवाब बताएंगे। आपका IPv6 एड्रेस कितने लेंथ का होता है? ये हम IPv6 के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन बता रहा है? मरवा बता रही है, क्या आयशा बता रही है, क्या आफाक बता रहा है, कि समीउल्लाह बता रहा है? 128, बिल्कुल ठीक जी। तो 128 बिट का, जी देखिए आफाक ने भी बता दिया, मरवा ने भी बता दिया, इधर समी ने भी बता दिया कि ये 128 बिट का एड्रेस है। तो इसमें से कितने बिट्स, ये जो हम लिख देते हैं /64 मिसाल के तौर पे, ये /64 को कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स लेंथ। तो प्रीफिक्स लेंथ ये बताता है कि इस आईपी एड्रेस में, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ये एड्रेस एज्यूम कर लें कि ये हमारा IPv6 एड्रेस है, तो इसमें से कितने बिट्स लेफ्ट मोस्ट किसके लिए है? नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके लिए है? नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलें हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं एनएस लुकअप। एनएस लुकअप www.cisco.com, सिस्को के चेक कर लेते हैं। ये देख लें जनाब, नहीं बताया इसने। चलिए हम ये चेंज कर लेते हैं, देखने तो हमने है ही है। जनाब तो हम इसको दोबारा यही कमांड रिपीट कर देते हैं
पता नहीं मैंने क्यों इनको ब्लॉक किया हुआ है। www.siemens.com। जी ये आपको नजर आ गई। तो अब मिसाल के तौर पे अगर 64 है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हर एक हेक्सटेट है। क्या है? हेक्सटेट। और कितने बिट्स का होता है? 16 बिट्स का। तो ये 16 हो गए, ये 32, 48 एंड 64। तो अगर यहाँ लिखा हो इस एड्रेस के साथ, अगर इस एड्रेस के साथ लिखा हो /64, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बिट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क। इसका मतलब है कि दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रीफिक्स, दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रीफिक्स, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द प्रीफिक्स लेंथ। और इस नोटेशन में जब दिखाया जाता है तो इसको कहते हैं स्लैश नोटेशन, तो कहते हैं स्लैश नोटेशन। क्लियर? तो दो सवाल यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। मरवा के बाद आयशा ने भी 16 बाइट्स, बाइट्स। अच्छा, तो 16 × 8, तो दिस इज 2 बाइट्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अहमद सर, ये क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था? मुझे समझ नहीं आई कि अहमद क्या कहना चाहता है। सर ये क्यों? अच्छा, एनएस लुकअप क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा था? साइट के, इस साइट ने, हमारी जो सर्वर है, वो इस कमांड को उन्होंने अलाउ नहीं करते। तो मैंने उससे हट के, वो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा था। एनी, वो एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी है। आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जिस चीज को चाहे वो होगा, जो चीज को ना चाहे वो नहीं होगा। तो फिर मैंने उस नेटवर्क को छोड़कर अपने टीचर्स की, जो हमारा नेटवर्क है कह लें, उसमें चला गया और आपको दिखा दिया। तो मसला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो जनाब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये जैसे ये देखें, यहाँ पे क्या बता रहा है कि जनाब एक तो इसमें बताया जाएगा प्रीफिक्स, नेटवर्क प्रीफिक्स। किसमें बताया जाएगा? आर ए मैसेज में। साथ ही बताया जाएगा प्रीफिक्स लेंथ। तीसरी चीज बताई जाएगी कि आपका, मैं यह भी कहूंगा कि गेटवे बताया नहीं जाता, लेकिन हम समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे अभी क्लियर करता हूं। फिर इसके बाद डीएनएस के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डोमेन है तो डोमेन नेम बताया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किस में दी जाएगी? आरए में दी जाएगी। जो कि आरए कौन देता है? राउटर देता है। क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो मसूद शाह वो कह रहा है कि आरए कैन प्रोवाइड 3 मेथड्स। कौन से 3 मेथड? ये देख लें जी। नंबर 1, स्लैक ओनली। नंबर 2, स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी। एंड नंबर 3, stateful DHCP, which means no slack, no stateless, it is stateful, like IPv4, like IPv या DHCP वर्जन 4। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी आगे। तो हमने कहा कि इन वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड है स्लैक। और हमें अली जान बता देगा कि स्लैक का क्या मतलब होता है। स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि वो मेथड हम पढ़ रहे हैं जिसमें एड्रेसेस खुद ब खुद डायनामिकली असाइन हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर को आईपी देने की, IPv6 देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये मेथड क्या है? स्टेटलेस है। यानी कि कोई किसी सिस्टम के पास नेटवर्क में ये इंफॉर्मेशन
नहीं होगी कि कौन सा आईपी किसका है। जैसे यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन अभी आपने देखा कि इस मशीन के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि कौन से डिवाइस का आईपी, किस डिवाइस को कौन सा आईपी दिया गया है। दिस इज स्टेटफुल। लेकिन द मेथड विच वी आर स्टडिंग नाउ इज स्टेटलेस। इज इट क्लियर? ओके जी। अब इसमें क्या होगा ये भी बताता चलूं कि आरएस मैसेज और आरए मैसेज के बारे में। ये आरए मैसेज दो तरह से जनरेट होता है। एक एक तो उस हालत में जनरेट होता है जब कोई भी होस्ट रिक्वेस्ट करता है, यानी आरएस भेजता है। जब भी कोई होस्ट आरएस भेजेगा तो राउटर इस चीज पे मजबूर है कि वो अपने आप को एडवर्टाइज करे, आरए भेजे। क्लियर होगी बात? इसके मुकाबले में दूसरा जो मैच जिसमें अगर ना भी कोई भेजे तो हर 200 सेकंड्स के बाद हर राउट आरपी6 एनेबल राउटर आरए भेजता है। तो आरए कब जनरेट होता है? या तो कोई होस्ट उससे पूछे कि जी मुझे अपनी आप को एडवर्टाइज करो, यानी कि आरएस भेजे, तो उसके जवाब में राउटर आरए भेजेगा। या अगर कोई भी उससे ना मांगे तो हर 200 सेकंड के बाद वो खुद ही मांग ले। बात समझ आ रही? ओके जी। अब क्योंकि ये स्लैक मेथड है तो इसमें राउटर को सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। सारी से मुराद नंबर वन प्रीफिक्स भी देगा, यानी नेटवर्क आईडी। नंबर टू प्रीफिक्स लेंथ भी देगा, प्रीफिक्स लेंथ भी देगा। नंबर थ्री उसको डीएनएस भी बताएगा। उसको हाँ, अभी मैं यहां लिख देता हूं डिफॉल्ट गेटवे, लेकिन बताता हूं कि डिफॉल्ट गेटवे कैसे। और अगर कोई डोमेन है तो डोमेन नेम भी बताएगा। एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल करें। सर अगर हम जनरली देखें तो स्टेटफुल हमारे पास सही है, क्योंकि इसमें हमारे पास इन्फो मौजूद होती है ना। तो फिर ठीक है, स्टेटलेस की क्या जरूरत हुई? ठीक है, ठीक है। सवाल ये पूछा गया हारिस ने कि स्टेटफुल उनको लगता है कि बेहतर है कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कौन से डिवाइस में कौन सा आईपी मिला हुआ है, तो फिर स्टेटलेस की क्या जरूरत है। तो अभी यही बात हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप स्टेटफुल लेना चाहते हैं तो मेथड मौजूद है। हमने कहा है कि हारिस अगर चाहता है कि स्टेटफुल हो तो ठीक है, ये मशीन ये काम आपके लिए करेगी। जैसे ये देखें थर्ड मेथड हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जरूरत ही नहीं है, ये कौन सी खास इंफॉर्मेशन है, इससे मुझे क्या फायदा होता है, ऐसे मुफ्त में जगह इसने मुझसे ली हुई है फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अपने पास रख ही नहीं सकता, तो फिर लाजमी तौर पे फिर आपको स्टेटलेस की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कहते कि भाई किसी के लिए जरूरी है कि वो स्टेटलेस करे या किसी के लिए जरूरी है कि वो स्टेटफुल करे। ये दोनों मेथड एडबन के लिए ऑप्शंस हैं कि वो अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करते वक्त उसको बता दे कि आरए में तुमने पहला वाला मेथड बताना है, दूसरे वाला बताना है, या तीसरे वाला बताना है। हर एक के आपको पता है कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि जिसे हम कहें कि जी अल्लाह ताला की जात के अलावा तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम कहें पर इसमें कोई खामी है ही नहीं। हर एक में खामी है। मिसाल के तौर पे स्टेटस को अगर आप देखें, जैसे कि हमसे पूछा हारिस ने, तो उसका जवाब ये है कि अगर इफ यू टॉक अबाउट दी स्टेटलेस, तो मेरे ख्याल से एक लिहाज से बेहतर ये है कि मेरी कोई मेमोरी इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल तो नहीं करता। सिर्फ मैं अपने पास नोट करके एक चीज जो कागज पे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ लेकिन अटेंडेंस का कोई मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, तो फिर अटेंडेंस का फायदा क्या है? बेहतर है ना ही ली जाए। ठीक है ना? हाँ, अगर उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि हारिस व्यक्ति एक क्लास में आता है और एक में नहीं आता, एक में आता है और एक में नहीं आता, एंड देन विच मीन आई एम यूजिंग इट, तो देन इट मेक सेंस। लेकिन डीएससीपी का कोई इस्तेमाल इसके अलावा कि आप उसको सिर्फ देख लें, कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है।
फिर क्यों मैं इसको सेव करूं? मेक सेंस एज वेल। बात समझ आ गई? और अभी कुछ और भी एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर फिर भी आपका सवाल मौजूद रहे तो आप मुझसे सवाल फर्दर करें। ठीक है आरिस? ओके लेकिन सर। कुछ कुछ हद तक आपको हो गया होगा सेटिस्फेक्शन के जी क्यों हम ये कर रहे हैं। एनी हाउ, तो हम आगे बढ़ते हैं जनाब। एक चीज तो मुझे ये एक्सप्लेन करना है, ये नंबर 4, जिसको डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं। क्योंकि सवेरा ने अभी अभी लॉग इन किया है, हम उससे पूछेंगे कि डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है। शाबाश। तो जनाब हमें जवाब मिला कि डिफॉल्ट गेटवे राउटर आईपी एड्रेस। तो इसका जवाब ये होना चाहिए था सवेरा कि डोमेन, जो डिफॉल्ट गेटवे, वो आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क में जिसके जरिए हम बाहर जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा लैन है, यूटी का लैन है, या डीसीएससी का लैन है, डीसीएससी का लैन है, और मैं जाना चाहता हूं जूम के पास। जैसे मैं भी इस वक्त जा रहा हूं, तो लाजमी तौर पे इसका मतलब मैं इस नेटवर्क से बाहर निकल रहा हूं। तो यहाँ पे कोई ना कोई दरवाजा होना चाहिए, जो कि हर एक डिवाइस का एक ही, पूरे के पूरे नेटवर्क का एक ही गेटवे है, जिसके जरिए हम चाहे जूम को जाना चाहें, चाहे फेसबुक को जाना चाहें, चाहे यूट्यूब को जाना चाहें, वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर नाउ? जी मरवा। ओके जी। तो हमें जवाब मिला कि जी मुझे यही फुल क्लियर है। तो दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड कि आपको सेकंड सेमेस्टर में अगर ये चीजें क्लियर हैं, बाद जो अगर 8 सेमेस्टर वालों को भी क्लियर नहीं होती। एनी हाउ, वी मूव फर्दर। वेल डन। यस सर, क्लियर है। नाइस जी। तो हम बात ही कर रहे थे कि क्यों मैं कहता हूं कि डिफॉल्ट गेटवे ये नहीं बताता। शहरियार ने, रहमान ने भी ज्वाइन कर लिया। एनी हाउ, तो मैं ये कह रहा था कि वो असल में डिफॉल्ट गेटवे राउटर अपने राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज में नहीं बताता। तो फिर कैसे पता चल जाता है? इस तरह पता चलता है कि आपको पता है कि जब भी आप कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें आप सोर्स का आईपी लिखते हैं ना। तो जब राउटर, मिसाल तो पे ये राउटर है और ये इसकी इंटरफेस है। तो जब, और ये होस्ट है, यहाँ पे एक स्विच लगा लें और इसके साथ ये होस्ट कनेक्ट कर दिए, तो लाजमी तौर पे जब ये राउटर अपने आप को आरे भेजेगा इस इंटरफेस से, तो वो अपना आईपी एड्रेस में लिखेगा। और ये आईपी जब इनके पास पहुंचेगा तो इनको पता चल जाएगा कि किसने हमें भेजा है। अच्छा कहेंगे, यही तो हमारा आरे है, यही तो हमारा गेटवे है, यही तो हमारा डिफॉल्ट गेटवे है। इसलिए गेटवे बताने, मैं नॉमिनल लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, ना बताते हुए बता दिया जाता है। यानी लिख कर नहीं बताते कि जी तुम्हारा गेटवे ये है, लेकिन क्योंकि इससे हमें ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है कि यही हमारा डिफॉल्ट गेटवे है। क्लियर हो गई मेरी बात जी? ओके। तो ये सारी चीजें तो बता दी। अब मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि जी हमें बिल्कुल सही समझ आ गई है, ये सारी चीजें बता दी गई, क्या हमें दानियाल कुछ आइडिया देगा, कुछ रह तो नहीं गया जनाब? यहां पे हमें हारिस हेल्प करेगा कि हारिस कुछ रह तो नहीं गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं या कुछ रह गया है? अभी कुछ देर पहले सवेरा ने कहा कि सब समझ आ गई है, फुल समझ आ गई है। तो फुल समझ में ये सब कुछ रह तो नहीं गया, बताएं। जी मसूद शाह, कुछ रह तो नहीं गया? एतजाज,
थर्ड पॉइंट ये कहना चाहते हैं, डीएनएस क्या है ये पूछना चाह रहे हैं। जी जी। ओके ओके। तो एक मैसेज हमें आया, और ये मैसेज है सवेरा की तरफ से। सर वो डिफॉल्ट गेटवे की रिस्पेक्ट से ही कह रहा है। हाँ जी बिल्कुल, डिफॉल्ट गेटवे की तरफ से कह रहा है। फ्लैग टू आई थिंक कंप्लीट हो गया सर। ओके। तो हमें ऐसा लगा कि स्टूडेंट हमारी ये कहना चाह रहे हैं कि सारी चीजें मुकम्मल हो गई। तो मेरा जवाब ये है कि नहीं जी, आपको उसने प्रीफिक्स तो दे दिया। ये देखना, नंबर वन में उसने प्रीफिक्स, अगर लेट करेंगे आपका आईपी एड्रेस है 128 बिट है। मैं दोबारा यहाँ पे चला जाता हूं। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया ये आपका आईपी एड्रेस है, तो क्या दिया? प्रीफिक्स दिया। क्या दिया? शहरियार प्रीफिक्स बताया गया है, और प्रीफिक्स लेंथ बताया गया है। प्रीफिक्स लेंथ, दो चीजें बताई गई हैं। तो लेंथ से तो ये पता चला कि हमने लेफ्ट से कितने बिट रीड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा प्रीफिक्स लेंथ है /64। तो मसूद शाह, इससे पता चला कि ये जो हाईलाइटेड हैं ये हैं 64 बिट, विच आर रिप्रेजेंटिंग दी नेटवर्क आईडी, विच आर रिप्रेजेंटिंग दी नेटवर्क आईडी। तो फिर इनके बारे में बताया गया। इतनी बड़ी चीज बताई नहीं गई और हमारे मसूद शाह में कहता है सब कुछ पूरा है। जी, सोच रहे थे ना कि कुछ चीज कम है। हाँ, तो यही हम चाहते थे कि आप सोचें और बताएं कि जनाब इसमें इंटरफेस आईडी नहीं बताई गई। इंटरफेस आईडी नहीं बताई गई। हारिस, हारिस ने भी ये कहा सब पूरा है। अब पता चल रहा है कि इन सारे केसेस में अगर आईपीए में ये दिया गया तो ये पार्ट हमें नहीं मालूम, ये हमें नहीं मालूम, ये हमें नहीं मालूम। ऐसा ही है ना? IPv6 में इंटरफेस आईडी कहते हैं। ओके। सवाल पहला ये पूछा गया कि जनाब जब हम IPv4 में थे तो हम दो बातें करते थे कि ये 32 बिट्स हैं। 32 बिट्स में ये पार्ट, फर्स्ट कुछ बिट जो है वो नेटवर्क आईडी है, और जो रिमेनिंग है वो होस्ट आईडी। लेकिन जब हम IPv6 में आए तो हमने इसके नाम बदल दिए। और एक तो ये 32 बिट था, ये 128 बिट है। हमने कहा कि जनाब इसके भी दो हिस्से हमने इनिशियल किए। एक को हमने कह दिया प्रीफिक्स, और एक को हमने कह दिया इंटरफेस आईडी। तो सवाल ये पूछा गया कि आखिर क्या जरूरत थी, क्या माजरा है, क्या वजह है कि इसको होस्ट आईडी और यहाँ उसी चीज को इंटरफेस आईडी कहा गया। तो आंसर ये है कि जब IPv4 बन रहा था तो मिसाल आसान सी, कि अगर आपकी मोबाइल है, कितने नंबर है इसके? एक, कितने नंबर हैं इसके? एक ही नंबर है। इनिशियली जब इनिशियल मोबाइल्स आए थे तो उनमें एक ही सिम की जगह थी। इसका मतलब इनका एक ही नंबर होता था। इसी तरह जब पहले कंप्यूटर आए थे उसमें एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगता था। तो जो इंटरफेस की आईडी होती थी वही होस्ट की आईडी भी होती थी। यानी जिसका मतलब जो सिम का नंबर, मैंने अभी एग्जांपल अगर ये दूं कि ये मेरी मोबाइल है और इस मोबाइल में एक ही सिम लगती है, तो जो इस सिम का नंबर होगा वो इस मोबाइल का नंबर भी होगा। इसका मतलब है कि जो सिम का नंबर होगा वही इस होस्ट का नंबर होगा। मोबाइल कहने की बजाय मैं इसको अब कह देता हूं, मोबाइल कहने की बजाय मैं इसको कह देता हूं होस्ट। तो जो सिम का नंबर यानी कि इंटरफेस का नंबर, वही होस्ट का नंबर।
इसका मतलब जो सिम का इंटरफेस की आईडी वो होस्ट की आईडी। लेकिन आज के दौर में मेजॉरिटी जो मोबाइल्स आ रही हैं वो एक की बजाय दो सिम उनमें लगती हैं, उनमें दो सिम्स लगती हैं। ऐसा ही है ना? तो अगर ये दो हो गई तो फिर इसका मतलब ये है कि इसके दो नंबर हैं, एक S1 और एक S2। तो फिर होस्ट का कौन सा है? हम नहीं कह सकते, ना S1 कह सकते हैं ना S2 कह सकते हैं। हमने कहा है हर एक का अपना अपना इंटरफेस आईडी, एक का इंटरफेस आईडी S1 है और एक का S। और अगर मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करूं, अगर मैं आपको ये बात प्रूफ करूं, तो मैं यहाँ पे कमांड दोबारा ये लिख देता हूं, IP config। तो देखो मेरे कंप्यूटर में कितनी इंटरफेसेस हैं। अब अगर मैं इसको चले क्लियर भी कर देता हूं ताकि थोड़ा सा स्क्रीन साफ हो जाए। देखें, मेरे कंप्यूटर में इस वक्त मेरा कंप्यूटर कह रहा है कि इसमें एक ब्लूटूथ की इंटरफेस है? बिल्कुल है। फिर मेरा कंप्यूटर ये कह रहा है कि मेरे पास एक वाईफाई की इंटरफेस भी है, वाईफाई का अपना IP है, अपनी आईडी है। मेरे दूसरा इंटरफेस है इथरनेट, तीसरा इंटरफेस हो गया, उसका भी अपना एक आईडी है। फिर उसके बाद मेरे पास एक और है जिसका इथरनेट है लेकिन वर्चुअल है, उसका अपना एक आईडी है। यानी कि एक अब नहीं है, आप देख रहे हो मल्टीपल है। एक और इंटरफेस भी है, उसका अपना आईडी है ना? तो आज के दौर में, यानी IPv6 के दौर में, आज से मुराद है IPv6 के दौर में दानियाल, ये हमें पता चल रहा है कि अब एक होस्ट एक है लेकिन इंटरफेसेस मल्टीपल हैं और हर इंटरफेस की अपनी आईडी है। तो लाजमी तौर पे फिर हम आप ये नहीं कह सकते कोई भी मिसाल तो पे एक हाथ है लेकिन पांच उंगली है। हर एक के लिए अलग अलग रिंग बनेगा, हर एक की अलग अलग आईडी है, हर एक का अपना अपना साइज है। अब बात समझ आ गई? इसलिए अब हम उसको होस्ट आईडी नहीं कहते, इंटरफेस आईडी। शाबाश, क्लियर हो गया? वापस जाते हैं अपने टॉपिक पे जी। तो हमें जो बात समझ आई, जो कि तजाद का क्वेश्चन भी था कुछ देर पहले, कि जनाब हमें प्रीफिक्स तो मिल गया, हमें प्रीफिक्स तो मिल गया, हमें प्रीफिक्स लेंथ भी मिल गया, लेकिन हमें जो चीज नहीं मिली वो ये है, वो ये है, ये नहीं मिली, वो ये है, ये नहीं मिली हमें। क्या? इंटरफेस आईडी। और अगर इंटरफेस आईडी नहीं है, मिसाल के तौर पे ये 64 बिट्स हैं, ये 64 बिट्स हैं और ये पार्ट नहीं है, तो फिर तो 128 बिट पूरे नहीं हुए। फिर तो ये हम इसको IPv6 एड्रेस नहीं कह सकते। तो ये पार्ट मिसिंग है, ये पार्ट मिसिंग है। आप ये देख सकते हैं इन सब में जो पार्ट मिसिंग है वो है इंटरफेस आईडी। कौन सा पार्ट मिसिंग है? इंटरफेस आईडी। तो जनाब हम अभी पढ़ेंगे कि इंटर, हमने राउटर ने कहा किसको? होस्ट को, कि जनाब ये जीरो वाला पार्ट आप अपने लिए खुद कर लो। ये वाला पार्ट जो बॉक्स मैंने बंद कर दिया, ये अपने लिए खुद जरूरी तो है। इसके बगैर 128 एड्रेस, 128 बिट पूरे नहीं हो रहे। तो जरूरी है, मस्ट है। आमतौर पे एक कंप्यूटर में अगर 6 इंटरफेस है, किसी भी इंटरफेस का कोई नाम नहीं है, तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो उनका आईडी होना जरूरी है। तो दानियाल, ये किसका जवाब के लिए कहा गया होस्ट को कि आप इन दो मेथड में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते। ये 64 बिट आप अपने लिए खुद बनाएं। कौन से मेथड से? या तो EUI64 से या रैंडम से। तो यहां पे हम हारिस के सवाल का जवाब देंगे कि हमने अपनी जिंदगी आसान कर ली स्लैक की वजह से, स्टेटलेस की वजह से, कि राउटर ने ये 64 बिट नहीं दिए। जब राउटर ने 64 बिट नहीं दिए तो अपने पास क्या स्टोर करे? कुछ भी नहीं स्टोर कर सकता, क्योंकि उसके पास असल चीज तो इंटरफेस आईडी है। जब नेटवर्क आईडी और इंटरफेस आईडी आपस में मिलते हैं तो IP बनता है। तो IP तो बना ही नहीं है, तो अगर राउटर अपने पास क्या स्टोर करे? कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए उसको स्लैक पे ही, उसको स्टेटलेस पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने होस्ट के लिए ये आजादी कर दी कि होस्ट साहब, आप अपने लिए ये जो बाकी 64 बिट है खुद ही लो। मैंने आपको नेटवर्क आईडी यानी प्रीफिक्स बता दिया है, उस प्रीफिक्स के साथ कंबाइन करो, ये तुम्हारा आईपी हो जाएगा, इस्तेमाल करो, मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। मुझे मत बताओ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये है आपके सवाल का जवाब कि द प्रीफिक्स इज प्रोवाइडेड बाय द आरए। ने कहा था ना, आरए बताता है प्रीफिक्स, आरए बताता है प्रीफिक्स। लेकिन स्लैक में आरए उसे कहता है कि अपना आईडी, इंटरफेस आईडी आप इनमें से किसी एक मेथड से बना लो। तो कहता है प्रीफिक्स मैंने आपको दे दिया, प्रीफिक्स मैंने आपको दे दिया, और आपने अपना इंटरफेस आईडी खुद बना लिया, तो 128 बिट पूरे हो गए, इस्तेमाल करो। अब आपका सवाल ये होगा कि ये दो मेथड्स क्या हैं। तो एक मेथड तो बहुत ही सिंपल है, रैंडम। रैंडम का मतलब है कोई भी 64 बिट्स जो तुम्हें अच्छे लगे, 64 बिट ले लो। अब 64 बिट से जो पॉपुलेशन बनती है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको पता है, अगर हम पूछें मरवा से कि अगर हमारे पास 3 बिट्स हो तो हमारे पास कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगी। शाबाश, जवाब जल्दी जल्दी दिया करें, वरना शहरियार अभी जवाब दे देगा। शहरियार हमारे साथ मौजूद है? नहीं है। दानियाल खान मौजूद है। चले दानियाल खान बता दे फिर। शाबाश, कौन बताएगा? मरवा बताएगी कि रहमान रहमान महमूद बताएगा कि हमारे पास अगर 3 बिट्स हो तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज, कितनी कॉम्बिनेशंस होती हैं। तो हमें उन्होंने जवाब दिया कि, हमें जवाब मिला कि 8। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवेरा जवाब दे रही है 2 पावर 3 यानी कि 8। 2 पावर 3 यानी कि 8। तो शहरियार अहमद, हमने कहा कि अगर हमारे पास 16 बिट्स हो तो इसका मतलब हमारे पास 2 पावर 16 ऑप्शन होंगी। और अगर हम आपको उस पे ले जाएं कैलकुलेटर पे ये, और 2 पावर 16 करके दिखाएं, 2 की पावर 16, तो 65,536। सॉरी सॉरी सॉरी, बताना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, सॉरी, 64 बिट है, 16 नहीं, 64 बिट्स। हमारा इंटरफेस आईडी तो 64 बिट है ना। तो अगर 2 पावर 64 करें तो एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, 2 की पावर 64। So that is this big number, which is 1.8 into 18 returns for 18। हमारे पास कितने बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, 18 into 10 पावर 18। तो उनमें से कोई भी एक नंबर आप अपने लिए इंटरफेस आईडी के लिए उठा लें। इसको कहते हैं रैंडम। इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, रैंडम। ओके, तो हमें इससे पता चला कि ये तो रैंडम मेथड हो गया कि प्रीफिक्स बता देगा आरे, और हम 18 रिटर्न्स फॉर 18 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन उठा के अपना आईडी बना लेंगे और हमारा एक कंप्लीट IPv6 एड्रेस बन जाएगा। अब सवाल यह है कि इसमें नुकसान क्या? ऑल्दो प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है, लेकिन फिर भी, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली कि जी कई ऐसे ममालिक हैं जहां चोरी जो है उसका उसका ना होने के बराबर है, यानी 0%, जीरो प्रोबेबिलिटी है कि आपके वहां चोरी हो जाएगी।
तो लेकिन फिर भी हो तो सकती है। मतलब जब मैं बाहर गया तो जिस हॉस्टल कह लें जिसमें मैंने अकोमोडेशन ली थी, तो एक दिन मैं जब वापस पहुंचा अपनी यूनिवर्सिटी से, तो देखता हूँ कि मेरा लॉक खुला है। मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो डर गया कि भाई ये मेरा कमरा तो मैं सुबह लॉक करके गया था, अभी कैसे खुला है। तो मैं वहीं अपना वो सारी चीजें छोड़ के और नीचे सिक्योरिटी वाले के पास आया कि मेरा दरवाजा खुला है, ये कैसे। कहता है कोई मसला नहीं, सफाई के लिए खोला था, फिर किसी ने बंद नहीं किया। तो सफाई के लिए खोला गया था और किसी ने वाकई कोई भी चीज नहीं रिमूव की हुई थी। तो सफाई वाली खातून आई, उन्होंने सफाई की और चली गई और दरवाजा खुला छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ कोई चोरी नहीं करता, यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है। कितनी बुरी बात है कि मुसलमान होते हुए हम अपने यहाँ पे अपना ऑफिस भी खुला नहीं छोड़ के जा सकते। इवन अफसोस की बात यह है कि पता नहीं आदत है या कुछ और, यहाँ जो वॉशरूम्स हैं उनमें से जो टैब्स लगी होती हैं वो भी उतार के लोग ले गए। तो बाजू कदम ये सोचता था कि जी यहाँ तो कोई पोल्ट्री भी नहीं आता कि मैं कहूँ जी उसको चाहिए हो गया वो ले गया है। तो ये कौन लेकर चला जाता है। इवन जब उनसे वो टैप पूरी नहीं खुली तो ऊपर जो से ऑन ऑफ बंद करते हैं खोलते हैं वो निकाल के ले गए। तो ये हमारी हालत है। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे खुश होगा, जन्नत में तो हम खुद ही जाएंगे, वो तो हमारे लिए बनी है। और वहां हालत ये थी कि मतलब मेरी तो आदत थी कि भाई अपने कमरे को लॉक करके जाना है, तो मैं लॉक करके गया। लेकिन जब मैं वापस शाम को आता हूं तो खुला है। तो मतलब उस खातून की जिसने भी सफाई की उसकी आदत ही नहीं थी कि बंद करो, कि उसको उसको पता है कि यहाँ किसी ने आके कोई ऐसी हरकत करनी ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि यहाँ चोरी हो। उसने मुझे कहा जाओ चेक कर लो अपनी चीजें। मैंने जाके चेक की, सब कुछ ठीक है। उसने मुझे फिर बताया कि नहीं वो सफाई वाली ने सफाई की और ना छोड़ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे ये वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पे बताने का मकसद मेरा ये सारी कहानी सुनाने का ये था कि रैंडम में चांस केसेस तो ये, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं। 18 × 10⁻18, ह्यूज, बिलियंस, बिलियंस ऑफ बिलियंस नंबर हैं। उनमें से कोई एक उठाएगा तो चांसेस यही है कि दो इंटरफेसेस सेम उठा लें, दो इंटरफेसेस सेम उठा लें। लेकिन अगर उठा लिया तो फिर दोनों का आईपी क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटर प्रीफिक्स तो दोनों का सेम है। प्रीफिक्स तो सेम है, पूरे नेटवर्क का सेम है, नेटवर्क आईडी तो पूरे नेटवर्क की सेम है। जैसे हमारी यूटी का है या पेशावर यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, तो पूरे पेशावर यूनिवर्सिटी का एक ही नेटवर्क आईडी है। लेकिन अगर दो डिवाइसेस ने एक ही इंटरफेस आईडी उठा लिया तो दोनों का आईपी डुप्लीकेट हो जाएगा और दोनों फिर काम नहीं कर सकेंगे। दोनों का आईपी जब डुप्लीकेट हो जाएगा तो फिर तो कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दोनों का नाम एक हो गया है। यानी इससे मिसाल तौर पे एक ही घर हो और दोनों भाइयों का नाम एतजाज हो, तो फिर बाहर से अगर कोई खत आए और उनके वाले साहब के हाथ में आए कि जी ये खत एतजाज को दे दें, तो वो सोच में पड़ेगा किसको दूं। ठीक है ना। एक वक्त में हमारी हॉकी टीम में मंजूर होता था, तो फिर क्योंकि दो मंजूर थे, तो एक को कहा जाता था मंजूर सीनियर और एक को कहा जाता था मंजूर जूनियर, तो साथ कुछ वर्ड लगाने पड़ गए। हाल तो उनके माँ बाप ने साथ मंजूर सीनियर और मंजूर जूनियर नहीं लगाया था, क्योंकि वो भाई तो नहीं थे। लेकिन बताना मकसद मेरा यह है कि इस मेथड है तो बड़ा सिंपल, कि जनाब आपके पास एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन का है, उनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर लें। चांसेस ये हैं कि बहुत बड़ी चांसेस ये हैं कि कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी और आपका काम चलेगा। ठीक हो गया मेरी बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना बिल्कुल डुप्लीकेशन ना हो, तो फिर आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर लें, ईयूआई। फिर कौन सा मेथड इस्तेमाल कर लें, ईयूआई।
जो कि IEEE का स्टैंडर्ड है, जो कि IEEE का स्टैंडर्ड है। अब आप कहेंगे कि जी ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं जी। ये कहता ये है, आगे भी एक्सप्लेन करूंगा और अभी भी कर रहा हूं, कि ये कहता है कि जी आप अपना मैक एड्रेस ले लो। आप क्या ले लो? EUI 64 क्या कह रहा है? EUI 64 कह रहा है कि अपना EUI 64 मेथड कहता है, या मॉडिफाइड EUI 64 मेथड कहता है कि अपना मैक एड्रेस ले लो। अगर हम आयशा से पूछें कि आयशा ये मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, जल्दी से जवाब आना चाहिए। क्योंकि ये तो इस तरह जवाब होना चाहिए ना, जैसे किससे मैं पूछूं व्हाट्स योर नेम, और वो सोच में पड़ जाए कि जी मेरा नाम क्या है, फिर तो अच्छी बात नहीं है ना। ये तो ऐसे सिंपल सवाल हैं। तो जल्दी से बताएं कि मैक एड्रेस जो है ये कितने बिट्स का होता है। यहाँ पे मैं आपको अगर नहीं बताती तो मैं यहाँ से आपको दिखा भी सकता हूँ कि अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊं और यहाँ पे लिख दूं आईपी कॉन्फ़िग, IP config/all, तो ये देख लें जी हर एक इंटरफेस का अपना एक मैक एड्रेस है। अब हर एक इंटरफेस का अपना एक मैक एड्रेस है। तो आप हमें बता रहे हैं, कौन बता रहा है? आशा बता रही है कि 48 बिट्स। तो इसका मतलब है कि आयशा ने हमें ये गाइडलाइन दे दी कि ये 48 बिट्स है। लेकिन हमें कितने बिट्स चाहिए? और हमें ये खुशी है कि हमारा ये मैक एड्रेस थ्योरेटिकली ग्लोबली यूनिक है, ग्लोबली यूनिक है। यानी जो मेरी इंटरफेस का मैक है वो किसी भी दुनिया में दूसरे डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं हो सकता। ठीक है ना मधुषा? तो हमने ये किया कि हमें पता है कि ये हमारा जो मैक एड्रेस है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं OUI जो कि 24 बिट का है, और रिमेनिंग इस यूनिट का आईडी है जो वो भी 24 बिट है। ऐसा ही है ना? तो हमने क्या किया, हमने इस मैक एड्रेस को दो हिस्सों में तोड़ दिया वापस। ये पहले 24 बिट्स यानी OUI, ये 24 बिट्स, और ये 24 बिट्स। अगर मैं अलीजान से पूछूं कि हमें कितने चाहिए, अलीजान ने जवाब दिया 64 चाहिए। इसका मतलब कितने की कमी है? 16। कितने की कमी है? 16। 48 में और 64 में डिफरेंस 16 का है। इसका मतलब है कि आपने ठीक कहा कि जनाब इसमें फर्क जो है वो 16 बिट्स का है, और हम दरमियान में इसके FFFE लगा देते हैं। और मैं आपसे अगर पूछूं कि FFFE से कितने बिट होंगे? शाबाश, 16। क्योंकि एफ जो है हर एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 4 बिट्स का होता है। तो यू क्योंकि 4 बिट्स 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर था तो 16 बिट हो गया। तो यू 24 बिट हमारे हो गए OUI के, 16 बिट हमने दरमियान में FFFE डाल दिया, और आखिर में 24 बिट यूनिट का अपना आईडी है। यूं हमारे 64 बिट्स पूरे हो गए, हमारे 64 बिट्स पूरे हो गए। बस हमने एक काम और करना होता है, वो ये है कि हम जो इसका सेवंथ, इस 24 का सेवंथ बिट है, सेवंथ बिट जिसको U/L बिट कहते हैं, इसको हम फ्लिप कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? फ्लिप कर देते हैं। बस, तो हमारे ये 64 बिट हमें मिल गए। तो यूं हमारा इंटरफेस आईडी कंप्लीट हो गया। हो गया? इज इट क्लियर? हमारा इंटरफेस आईडी
कंप्लीट हो गया। और यही चीज आपको आपको यहां पे दिखाई गई। बाकी सारी चीजें तो कंप्लीट हैं, प्रीफिक्स भी है, प्रीफिक्स लेंथ भी है, डीएनएस भी पता है, गेटवे का भी पता चल गया, डोमेन नेम का भी पता चल गया। सिर्फ एक इंटरफेस आईडी कम थी, वो हमने आपको कहा कि आप या तो UI64, और आपसे मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे क्या मुराद है कि अगर मिसाल के तौर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो एक्सपी तक अगर आप देखें तो दे आर यूजिंग द रैंडम मेथड। और विंडो एक्सपी के बाद जो आई आई जितनी भी आए दे आर यूजिंग UI64। इसका मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन दी ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड इस्तेमाल करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 64 बिट हमारे हमारे लिए सारी चीजें कंप्लीट हो गई। आयशा, इज FFFE इज 16 बिट्स या ओके। तो हमें आयशा ने पूछा, समझा दें कि ये FFFE कैसे 16 बिट हो गया। ओके जी, दो तरह से समझाता हूं आयशा। पहली बात तो ये कि हमने पढ़ा हुआ है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो अगर मैं पहले तो आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि आपको क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ कैलकुलेटर नजर आ जाए, जो कि नजर आ गया, और इसको मैं प्रोग्रामेबल में खोल लेता हूं, ये मैंने इसको प्रोग्रामेबल में खोल दिया, तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे हेक्साडेसिमल को क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको देखें A B वगैरह भी मिल गए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं मिसाल के तौर पे A। तो जो देखे मैंने A लिखा, दैट इज इक्वल टू 1010 इन बाइनरी। इसका मतलब कितने बिट्स हो गए? 4 बिट हो गए। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं B लिख देता हूं, तो देखें, सॉरी मैं पहले A को रिमूव कर देता हूं ताकि चले रिमूव कर देता ना भी करूं। तो A इज 1010 एंड B इज 1011। इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पे C कर लेते हैं, ये C कर लिया, तो देखिए C इज इक्वल टू 1100। इसका मतलब है कि हर एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज इक्वल टू 4 बिट्स। इसी तरह अगर आप F कर लें, जैसे अभी हमने F किया था, तो देखें आपने मुझे बताना है आयशा कि ये मैंने F किया, दैट इज इक्वल टू 1111। तो इसका मतलब है कि हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 4 बिट का होता है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे FFFE कहा, यानी कि 3F, 3F और एक E, तो अगर ये FFFE है तो आप जरा काउंट करके बताएं कि ये बाइनरी में कितने बिट्स हो गए? शाबाश, कितने हो गए? 16। एक ट्रिपल, डबल वन, 1111 तो इनको काउंट कर लेते हैं, 16 बिट बनते हैं। तो यूं मैं उम्मीद करता हूं कि आशा को समझ आ गई होगी कि किस तरह ये FFFE जो है दैट इज इक्वल टू 16 बिट्स। इज इट क्लियर नाउ? ओके नाइस। और सवाल आ गया आफाक का। इफ ए होस्ट इज यूजिंग स्लैक with UI64 and its MAC address is changed, what happened to its IPv6 address? जनाब, क्वेश्चन ये पूछा गया, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अगर कोई डिवाइस अपना आईपी जो है वो स्पूफ कर दे, स्पूफ का मतलब ये होता है मैक एड्रेस, सॉरी आईपी नहीं, मैक एड्रेस स्पूफ कर दे, तो फिर क्या होगा? तो पहली बात तो ये है कि जेंटलमैन, बाय थ्योरी स्पूफिंग इज धोखा। तो लाजमी तौर पे अगर आपको धोखा करेंगे तो फिर मसला तो होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि आपको अपना, मैं इस एड्रेस को दो बात कहता होता हूं। एक मैं इसको लफ्ज देता होता हूँ बर्न्ट इन एड्रेस। तो बर्न्ट इन एड्रेस फिर भी नहीं चेंज होता।
मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए, मैं आपके लिए जेंटलमैन एक वो ओपन कर लूं, लेट इट बी पैकेट ट्रेसर ओपन कर लूं। इसको पैकेट ट्रेसर ओपन कर लूं, और यहाँ पे मैं कोई राउटर रख लूं, जस्ट आपको दिखाने के लिए। जी, तो ये मैंने एक राउटर यहाँ पे रख लिया, और इस राउटर को मैं बूट होने देना चाहता हूँ। इसकी CLI पे जाता हूँ, ये बूट हो रहा है, बूट होने दें इसको। तो ये बूट हो गया। इसको हम कहते हैं डायलॉग नहीं चाहिए, नो कर देते हैं, और इसके एनेबल कर देते हैं, और शो इंटरफेसेस कर देते हैं, और इंटर कर देते हैं जेंटलमैन। तो अगर आप थोड़ी तवज्जो दें आफाक, तो आपको नजर आ रहा है कि वो आपको बता रहा है कि इसका एड्रेस ये है, लेकिन इसका बर्ंट इन एड्रेस ये है। अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब स्पूफिंग नहीं हुई। लेकिन अगर आप चेंज भी कर दें तो ये एड्रेस चेंज होगा, बर्ंट इन एड्रेस चेंज नहीं होता। तो आप ये, आपके डिवाइस को फिर ये यूज करना चाहिए, जो कि उसको पता है कि ये मेरा, क्योंकि आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हो, आपने स्पूफ किया है। तो बेहतर है कि फिर बर्ंट इन एड्रेस की तरफ जाया जाए, ना कि जो वर्किंग मैक आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको इस्तेमाल करें फॉर दिस पर्पस। लेकिन एनी हाउ, ये एक फ्लॉ बिल्कुल है, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। लेकिन यह मतलब कोई लीगल, अपना मैक एड्रेस चेंज करना कोई लीगल एक्शन नहीं है। तो अगर आप एक गलत काम कर रहे हैं तो उसकी गलत, में आप एक गलत रोड पे जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे वन वे है, और आप उसमें अपनी गाड़ी फिर भी चला रहे हैं, तो उसका अगर कोई नुकसान होगा तो आपको खुद भुगतना होगा। सिस्टम ने तो आपको नहीं मजबूर किया, गलती सिस्टम में गलती नहीं है। डू यू गॉट माई आंसर? विर्चुअलाइजेशन में भी, विर्चुअलाइजेशन में भी जो उसका मोस्टली जो 24 बिट है, वो क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको नहीं दिए होते, लेकिन उसके पीछे जो मैक लगा होता है जेंटलमैन, ओ UI का, वो उसका उसके लिए ठीक होता है। यानी कि एक कंपनी का ही होता है। जैसे अभी अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको ये दिखाऊं, अगर ये मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे, नाउ दिस इज ए विर्चुअलाइज्ड वन, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन। तो अगर मैं ये 3 डिजिट यहाँ से, ये 6 डिजिट में ये दूं, तो ये पहले जो हैं, ये VMware ने अपने लिए लिए हुए हैं। तो अगर VMware ने लिए हुए हैं तो प्रॉब्ली फिर ये भी गलत नहीं होगा। अगर मैं इसको कंट्रोल C कर लूं, और मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं, तो ये पहले 005056 जो है, ये VMware का ने अपने पास रजिस्टर किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे, इफ आई कम हियर एंड आई यूज OUI lookup, OUI lookup, and give this here and say search, तो ये आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि ये जो पहले हैं ये VMware के। तो अगर ये VMware ने अपने लिए ये लिए हुए हैं, तो फिर हम इस पे भी शक नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी? तो आगे बढ़ते हैं जी। तो इसका मतलब है कि स्लैक में जो चीजें, ये 5 चीजें चाहिए, 6 चीजें चाहिए, वो सारी की सारी पूरी हो गई। लेकिन कम से कम राउटर को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि IP क्या हुआ, क्योंकि इंटरफेस ID यूजर ने, होस्ट ने, इंटरफेस ने अपने लिए खुद बनाई। इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाएगा? स्टेटलेस।
तो ये 6 चीजें चाहिए। लेकिन लेकिन जिस राउटर ने ये आरए भेजा है उसको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी इंटरफेस है, कौन सा इंटरफेस आईडी अपने लिए चुना है और कौन, इसका मतलब कौन सा आईपी अपने लिए चुना। इसलिए हम इस मेथड को कहते हैं दिस इज स्टेटलेस। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया दैट वाज स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी। स्टेटलेस डीएचसीपी, इसमें और पहले में क्या फर्क है? इसमें राउटर आ रहे राउटर का आ रहे यानी राउटर के साथ साथ एक डेडिकेटेड मशीन भी मौजूद है जिसका नाम है डीएचसीपी। डीएचसीपी आरए के साथ साथ एक मशीन भी मौजूद है जिसका नाम है डीएचसीपी। और ये आईपी देने का काम दोनों मिलके करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या रख दिया गया? डी आर ए स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी। तो क्योंकि दोनों मिलके दे रहे हैं तो इसका मतलब पूरी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं हो सकती, तो स्टिल दिस मेथड इज स्टेटलेस। क्लियर हो मेरी बात जी? क्लियर? तो दूसरे मेथड में क्या होता है जेंटलमैन? दूसरे मेथड में ये होता है, जी जी सॉरी मैं तीसरे पे चला गया। तीसरे मेथड स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी। तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, सॉरी, ये आप देख लें, तो ये है हमारा होस्ट, ये है हमारा होस्ट। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस सेकंड मेथड में क्या है कि हियर इज योर होस्ट जिसको आईपी चाहिए, जिसको आईपी वर्जन 6 जीयूए चाहिए। तो ये क्या करता है? आपको मैंने बताया कि राउटर को जब भी, होस्ट को जब भी चाहिए वो कौन सा मैसेज भेजेगा? आरएस, राउटर सोलिसिटेशन, यानी राउटर रिक्वेस्ट। तो ये राउटर रिक्वेस्ट का मैसेज आप देख सकते हैं कि आरएस का मैसेज राउटर की तरफ पहुंच गया। अब राउटर अपने आप को एडवर्टाइज करेगा, तो उसमें क्या क्या भेजेगा? लाजमी तौर पे अभी आपको बताया कि पहली बात प्रीफिक्स भेजेगा कि इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या है। नंबर 2 ये भी बताएगा कि तुम्हारा प्रीफिक्स लेंथ कितना है, प्रीफिक्स लेंथ कितना है, यानी कितने बिट्स नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। तीसरा डिफॉल्ट गेटवे, ना बताते हुए भी बता देगा, इसलिए मैं इसको सर्कल कर देता हूं, क्योंकि जब वो इस इंटरफेस से अपना आरएस मैसेज भेजेगा तो उसने अपना इसका एड्रेस एज ए सोर्स आईपी बता दिया हुआ है। ठीक है ना, सोर्स आईपी बता दिया हुआ है, तो इसका मतलब डिफॉल्ट गेटवे भी लीक हो गया इन अदर वर्ड्स। फिर नंबर 4 कह सकता है कि बाकी इन्फॉर्म में भी उसको ये डोमेन भी दे दे, डोमेन नेम भी दे दे, और कहे कि बाकी चीजों के लिए, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए जाओ और डीएचसीपी से मांगो, डीएचसीपी से बाकी चीजें मांगो, यानी कुछ चीजें मुझसे ले लो और बाकी चीजों के लिए आप यहाँ पे डीएचसीपी मौजूद है आपके नेटवर्क में, उसके पास चले जाओ। तो आप देख रहे हैं कि इसने पहले अपना आरए भेजा, आरएस भेजा, आरएस तो लाजमी तौर पे राउटर को जाएगा। आप आप कहेंगे सिर्फ राउटर को ही क्यों गया है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास मल्टीकास्ट एड्रेस में
एक मखसूस एड्रेस है जिसको हम कहते हैं ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस। ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस। तो ये डिवाइस ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस पे, इसलिए सिर्फ राउटर ने उसको रिसीव किया। राउटर ने आपको आरए दे दिया जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दी, और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए कहा कि आप ये इससे पूछो, डीएचसीपी से पूछो। तो जब आप डीएचसीपी को भेजेंगे तो डीएचसीपी आपको फोर्थ मैसेज में अब जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है जिसमें डीएनएस शामिल है, मिसाल के तौर पे डोमेन नेम, और हो सकता है कि आपको वो इसके साथ साथ डोमेन नेम और डीएनएस दो चीजें वहां से आपको मिल जाए। तो इसका मतलब है कि आपकी सारी 6 चीजें आप कंप्लीट दोबारा हो गई। तो इस मेथड का नाम रखा गया है, इस मेथड का नाम रखा गया है लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लैग विद स्टेटलेस डीएचसीपी। तो यही वो कह रहा है कि आरए मैसेज, हाँ, फिर भी अगर आप यहाँ पे देखें तो एक चीज अभी भी मिसिंग है, और वो सिर्फ दानियाल को पता है। क्या जी? इंटरफेस आईडी अभी भी ना मालूम है। अभी भी ये तमाम चीजें जो मैंने राइट लेफ्ट साइड पे लिखी, ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी, इनमें इंटरफेस आईडी मिसिंग है। इंटरफेस आईडी अभी भी मिसिंग है, क्योंकि आपको प्रीफिक्स तो बता दिया गया, आपको प्रीफिक्स भी बता दिया गया, प्रीफिक्स लेंथ भी बता दिया गया, लेकिन आपको तो इंटरफेस आईडी नहीं बताई गई। तो एतजाज इसका मतलब है कि अभी भी हमें इंटरफेस आईडी के लिए जो दो मेथड हमने कहे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो वो होगा रैंडम या वो होगा UI64। क्लियर हो गया? तो क्योंकि होस्ट ने अपना इंटरफेस आईडी खुद बनाया है, और खुद बनाया, तो इसका मतलब है कि ना राउटर को ये पता है ना डीएचसीपी को पता है। इसका मतलब है कि समी ये इंफॉर्मेशन इन दोनों के पास नहीं है। इसका मतलब कि ये इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये मेथड भी कौन सा हुआ, ये मेथड भी कौन सा हुआ, स्टेटलेस हुआ। ये मेथड भी क्या हुआ, स्टेटलेस हुआ। ऐसा आपका राउटर भी स्टेटलेस रहा, आपका डीएचसीपी भी स्टेटलेस रहा, क्योंकि दोनों के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेरे पास लेट करे 5,000 इंटरफेसेस है मेरे नेटवर्क में, या 10,000 इंटरफेसेस हैं, या 20,000 इंटरफेसेस हैं, किस इंटरफेस ने कौन सा आईपी अपने लिए चुना, किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं मालूम। इसलिए इस मेथड को भी हम क्या कहेंगे, स्टेटलेस। क्लियर हो गया? थर्ड मेथड है लेडीज एंड जेंटलमैन, विच इज कॉल्ड स्टेटफुल। कॉल्ड स्टेटफुल। स्टेटफुल मेथड जैसे नाम से जाहिर है, सारी इंफॉर्मेशन किसी एक मशीन के पास होनी चाहिए। तो यहां पे उसी तरह आपका होस्ट कौन सा मैसेज भेजेगा, आरएस मैसेज भेजेगा। तो ये देख लें आरएस मैसेज, ये आप देख लें आरएस मैसेज आया। और अगर ये आपको छोटा स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, आरएस मैसेज। फिर जब आपने आरएस मैसेज भेजा तो वो आपको क्या भेजेगा, आरए मैसेज भेजेगा। लेकिन उसमें फ्लैग कौन सा लगाएगा, कि जनाब सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप जाओ किसके पास, डीएचसीपी के पास। सिर्फ मुझसे क्या ले लो, मुझसे सिर्फ मुझसे सिर्फ डिफॉल्ट गेटवे ले लो।
क्योंकि मैंने इस इंटरफेस से भेजा, उससे मुझे इस होस्ट को ये पता चल जाएगा कि मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या है। बाकी इसको कुछ नहीं मिला यहां से। तो इसने देखें ये सारी अपनी रिक्वेस्ट ये इस स्टेटलेस डीएचसीपी के बजाय स्टेटफुल डीएचसीपी को कर दी। ये स्टेटलेस नहीं है, स्टेटफुल है। तो ये स्टेटफुल डीएचसीपी इसको सारी इंफॉर्मेशन, सारी से मुराद सारी से मुराद यहां पे ये इसको प्रीफिक्स भी देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रीफिक्स लेंथ भी बताएगा। प्रीफिक्स लेंथ भी बताएगा। तीसरे नंबर को मैं खाली छोड़ रहा हूं, चौथा लिख रहा हूं। इसको डीएनएस भी बताएगा, इसको डोमेन नेम भी बताएगा, डोमेन नेम भी बताएगा। और गेटवे इसको पहले से पता है, इसलिए मैं इसके ऊपर निशान लगा देता हूं कि ये नहीं बताएगा, लेकिन डिवाइस को पहले से पता है। तो मैंने 3 नंबर खाली छोड़ा, इसलिए कि देखता हूं कि मसूद शाह जवाब देता है कि दानियाल देता है। तीसरे नंबर पे क्या देगा? इंटरफेस आईडी भी देगा। इंटरफेस आईडी भी देगा, इसलिए मैं उसको एक डिफरेंट कलर से लिखता हूं, जो कि पहले नहीं थी। इसलिए अब ये सारी चीजें क्योंकि आपके डीएनएस ने दी हैं, सॉरी डीएचसीपी ने दी हैं, वो अपने पास इसको स्टोर भी कर लेगा कि किस मैक को मैंने कौन सा ये चीजें दी हैं। इसलिए दिस इज कॉल्ड, इसलिए इसको दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल। इस बात समझ आ रही? तो लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये मेथड अच्छा है और ये मेथड बुरा है। हम ये कह रहे हैं कि IPv6 में ये 3 मेथड्स हैं। हारिस की मर्जी है कि वो अपने, अगर वो नेटवर्क एडमिन है, वो कौन सा इस्तेमाल करता है, दैट इज हिज चॉइस। तो ये कह रहा है कि आरए वी कैन कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस टू बी स्ट्रेटफुल DHCP, इंस्ट्रक्ट द डिवाइस। यहाँ पे आरए जो है सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप किसके पास चले जाओ, DHCP के पास चले जाओ। और ये इंस्ट्रक्शन किसके जरिए देगा? फ्लैग के जरिए देगा। बिल्कुल ठीक कहा। किसके जरिए देगा? फ्लैग के जरिए देगा। तीन फ्लैग्स हैं, 3 फ्लैग्स हैं। लेट इट बी कॉल्ड XYZ। तो अगर फर्स्ट फ्लैग 1 है, इसका मतलब स्लैक ओनली। अगर पहला भी 1 है और दूसरा भी 1 है, इसका मतलब स्लैक भी है और साथ स्टेटस DHCP भी है। और अगर पहले दोनों जो हैं वो 0 हैं, और तीसरा M फ्लैग जिसको कहते हैं मैनेज फ्लैग, लेकिन मैंने यहां Z लिखा, अगर ये है, इसका मतलब क्लियरली उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि कहां से हासिल करो, स्टेटफुल DHCP से। जी, शाबाश। कोई क्वेश्चन? ठीक है, आ रहे इतजाज, बात समझ आ रही है? क्या हालात हैं मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के? आफाक, आयशा शिनवारी, आयशा, दानियाल अहमद, हारिस। आसान है सर जी, बिल्कुल आसान है। टेक्नोलॉजी हमेशा आसान होती है। टेक्नोलॉजी कभी भी मुश्किल नहीं होती, अगर समझ आ जाए। हाँ, समझ ना आए तो फिर वो आपको मुश्किल लगती है। लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड दैट, इट बिकम वेरी सिंपल। इट्स ऑलवेज वेरी सिंपल। बिल्कुल आसान है सर। सर समझ आ रही है, गुड। अच्छा जनाब, ये तो हो गया हमारा 3 मेथड्स। यहां पे वो एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, कि एक मेथड इंटरफेस आईडी के लिए रैंडमली जनरेटेड है, और दूसरा मेथड है EUI64। रैंडम में तो शायद आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है। जस्ट आप एक कमांड दें, मिसाल के तौर पे अगर आप मैटलैब में कमांड दें रैंड एन, तो ये आपके लिए रैंड एन, तो ये आपको प्रॉब्ली रैंड एन 60, अगर 64 बिट चाहिए तो 64 बिट दो, या आपको एक रैंडम नंबर जनरेट कर दे।
मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूं, बड़े दिनों के बाद मैटलैब खोली है। मैटलैब 2021। जी। तो ये मेरे पास है, और मैं इसमें से चलो न्यू ले लेते हैं। ये ले लिया, और यहाँ कमांड दी रैंड एन प्रोबली, एंड देन 60, चले 16 की बजाय मैं 16 ले लेता हूँ। बिल्कुल जी। और इसको इंटर करता हूँ और इसको रन करता हूँ। सेव करना पड़ेगा, कर देते हैं जनाब। डेस्कटॉप पे रैंडम के नाम से कर देते हैं, फिर इसको उड़ा देंगे। ये देख लो, तो कितने नंबर मेरे लिए रैंडम पैदा हो गए? 16। और अगर इसके लिए अगर मैं अ, यहाँ पे देना चाहूँ रैंडम, सॉरी, रैंडम पे बाइनरीज, डेसिमल ले लेते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स इन मैटलैब। तो कमांड है आर इन, आप इवन उसको भी दे सकते हैं, रैंड आई। तो मैं दोबारा जाता हूँ जी यहाँ पे, और इसको कमांड देता हूँ, बल्कि पहली वाली कमांड को खत्म करके रैंड आई कर देता हूँ कि इंटीजर जनरेट करो। और चलें जी, इसको कह देते हैं कि 6, 10, वट एवर यू वॉन्ट, लेट इट बी 16, और क्लोज कर देते हैं। और अब इसको रन करते हैं, तो इसने रैंडमली एक नंबर जनरेट कर दिया 16। दोबारा रन करूं तो 1, फिर रन किया तो 15, 1 किया तो फिर 15, फिर किया तो 13। दीज आर द रैंडम नंबर्स व्हिच आर जनरेटेड बाय मैटलैब। तो इसका मतलब ये तो कोई बड़ा मसला ही हरगिज नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम कहें मिसाल के तौर पे पाइथन को, कि जनाब पाइथन हमें रैंडम नंबर जनरेट कर दे। पाइथन का नाम सुना हुआ है? नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे कह दूं रैंडम नंबर इन पाइथन, PYTHON, इसका रैंड इंट फंक्शन है। तो हियर आप चलें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो ये देखें कह रहा है कि 3 और 9 के दरमियान में रैंडम नंबर जनरेट करो। तो इसका भी आप ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं रैंडम नंबर जनरेट हो गया 3 और 9 के दरमियान में 5। अगर आप कर दें इसको मिसाल के तौर पे 3 और 63 के दरमियान, हमने बड़ा कर दिया, देखिए एक और नंबर जनरेट हो जाएगा, इट बी रैंडम। ये देखिए 60 आ गया। इसी तरह दोबारा कहें इसको, अब 60 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा, ये 51 आ गया। तो हमारे पास तो माशाल्लाह 48 कितने बिट है, 64 बिट है। तो रैंडमली इंटरफेस आईडी रैंडमली जनरेट करना कोई मसला ही नहीं। हाँ, दूसरा मेथड जो है, जो कि हाँ, इसका नुकसान क्या है रैंडम का, है तो इजी,
लेकिन डर, खौफ ये है कि कहीं डुप्लीकेशन ना हो जाए, कहीं डुप्लीकेशन ना हो जाए। ठीक है, एक डर है कि डुप्लीकेशन कहीं ना हो जाए। बाकी इसमें कोई डर खौफ नहीं है। तो इस डर और खौफ को खत्म करने के लिए क्या तरीका हमने कहा? हमने कहा EY64 यूज कर लो। क्यों ये मेथड इस्तेमाल कर लो? क्योंकि इसमें मैक इस्तेमाल होता है, और मैक जो है वो ग्लोबली यूनिक है। मैंने इसे पहले एक्सप्लेन किया, वो ग्लोबली यूनिक है। तो यूं आप अपने मैक एड्रेस को दो हिस्सों में तोड़ लो, एक तरफ OUI और एक तरफ आपका यूनिट का ID। 24 बिट यहाँ पे हो गए दानियाल, और 24 बिट यहाँ पे हो गए, तो 48 है। अब मसला ये है कि हमें हमें तो 64 चाहिए। तो आप ही लोगों ने कुछ देर पहले समी ने बताया था कि 16 बिट की कमी है, तो हमने दरमियान में 16 बिट अपनी तरफ से FFFE लगा लिया। और आयशा ने बताया कि FFFE क्या है? ये 4 1s, वो एक F, ये दूसरा F, ये तीसरा F, और ये E। तो ये 16 बिट्स हो गए। ये 16 बिट हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, और यूं हमें 64 बिट का इंटरफेस ID मिल जाता है। कुछ बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? आगे चलते हैं जी। यही एक्सप्लेन कर रहा है कि IEEE ने ये यूनिक, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, जिसको EUI कहते हैं, वो हमें बताया कि जी कैसे करोगे। आप अपने मैक एड्रेस को लो, मिसाल के तौर पर वो कहता है मैक एड्रेस ये है, एज एन एग्जांपल वो ले रहा है कि मैक एड्रेस ये है। तो इसमें पहले 24 बिट क्या होंगे? FC। FC से कितने बिट बन गए आयशा? FC से कितने बिट बन गए? आयशा जवाब दे, जल्दी से दे। आयशा मौजूद है? तो क्या आयशा शिमारी उसको हेल्प कर सकती है? क्योंकि अपने नाम का वो रखते हुए कि जी मेरा नाम भी वही है। तो हमें जवाब मिल गया कि FC से बनता है 8 बिट्स। वेरी नाइस। तो 8 हो गए। हमने अगले दो भी ले लिए, 99, ये भी हेक्साडेसिमल है, तो 8 + 8 16, और 47, इनसे बन गए हमारे 48 बिट, सॉरी 24 बिट्स। फिर बाकी 24 बिट क्या है? 75CE0। तो ये हमारे पास बन गया आखिरी 24 बिट। अब लाजमी तौर पे तो 48 बने, तो हमने इनको पूरा करने के लिए दरमियान में डाल दिया FFFE। और फिर हमने क्या किया, चौथा बिट, सॉरी 7th बिट हमने फ्लिप किया। 7th बिट, तो F से क्या बनता है? ऑल वंस। F से क्या बनता है? ऑल वंस। C से क्या बनता है? ये देख लेते हैं जी। ये C हमने लिया, ये C, सॉरी जी बिल्कुल नहीं, 1111 नहीं, वो तो F होता है। 1100, 1100। तो यहाँ पे लिख लें 111100। अब सातवां बिट कौन सा है? ये है 4, और ये सातवां बिट है। इसको फ्लिप कर दो, तो क्या बन जाएगा? 11111110। तो अब ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो 8 + 4 12, +2 14। तो ये हो गया 0 to 9। फिर 10, 11, 12, 13 एंड 14। 14 है ना? तो इसका मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और ये E हो गया। तो ये बिट इससे बन गया FE। क्या बन गया? FE। तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा अब FF, FC से FE। FC से क्या बन गया? FE।
तो अब हमारा मैक क्या बन जाएगा, FE, उसी तरह 99, उसी तरह 47, उसी तरह FF, उसी तरह FE, उसी तरह 75, CE एंड E0। तो ये कौन सा हमारा क्या चीज बन गया, इंटरफेस आईडी। किस तरीके के मुताबिक, EY64 के मुताबिक। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आरएस, आरएस आ रहा है लेकिन हाशिर नहीं आ रहा। पिछली दफा तो आपने कहा था कि उसका एग्जाम है। हारिस हमेशा हारिस को हाशिर को बचाता रहता है। कभी कहता है कि जी वो उसका नेट खराब हो गया होगा। ओके नाइस। तो जनाब यहाँ पे उसने यही एक्सप्लेन किया कि जनाब आपको अगर रैंडमली जनरेट करना है तो फिर तो आखिरी 48 बिट जो है, 64 बिट, वो आप कोई भी ले लें, लेकिन उसमें खतरा है डुप्लीकेशन का। तो फिर एक प्रोसेस होता है जो ऑप्शनल है, जो कहते हैं डायड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। तो फिर आपको वो रन करना होगा। और इसमें अगर आपने कुछ देर पहले मेरी बात सुनी हो, तो मैंने कहा था कि जी दो मैसेज और भी होते हैं, NA और NS। वो इस एड्रेस डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक, इसके इसको आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन इज अ मेथड लाइक नेबर डिस्कवरी, नेबर डिस्कवरी, जो कि IPv4 में तो आर्प होता है। क्या होता है, किस लिए आर्प इस्तेमाल होता है, मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए। मैंने आर्प लिखा, लेकिन हमारे सिस्टम को आर्प इतना अच्छा लगा कि उसने उसको हर्ट साइन बना दिया। तो उसकी मर्जी, हम इसको हटा के दोबारा आर्प करते हैं। दिस आर्प इज टूवर्ड्स दी फाइंडिंग दी मैक एड्रेस, अननोन मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस। बट इफ but if the address used is IP version, but if the IP address used is IPv6, then there is no ARP, but there is ND protocol, and that ND protocol is using these two messages to find the MAC address. both cases का ऑब्जेक्टिव सेम है, ARP का भी ऑब्जेक्टिव वो है, लेकिन ARP is used in IP version 4, while the ND is also used to find the MAC address, unknown MAC address of the device. But then the method which is used is the messages which is used are from ICMP version 6, and the messages are NA and NS. क्लियर हो गया? ठीक है मुफती शाह। तो जनाब ये तो सारी कहानी, टॉपिक क्या था मैं एक्सप्लेन कर दूं। टॉपिक हमारा ये था कि हमें GUA चाहिए, हमें ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस चाहिए। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये पब्लिक IPv4 एड्रेस की तरह है। और अगर ये पब्लिक IPv4 एड्रेस की तरह है, इसका मतलब है कि ये ग्लोबली यूनिक है, ये ग्लोबली यूनिक है। और क्योंकि ग्लोबली यूनिक है, ये इंटरनेट राउटेबल है, ये इंटरनेट में राउटिंग का काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो ये हमें चाहिए, इसका मतलब फिर तो हमें हर सूरत चाहिए। इसके बगैर तो हम किसी सूरत भी, मिसाल के तौर पे जूम के पास, यूट्यूब के पास, नेटअकैड के पास, cisco.com के पास नहीं जा सकते। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि ये एड्रेस इस्तेमाल होता है, ये एड्रेस जो है स्टैटिकली भी हम दे सकते हैं, लेकिन आज हमने पढ़ा कि नहीं, इसको हम डायनामिकली भी हासिल कर सकते हैं, ऑटो भी रख सकते हैं। और ऑटो के लिए फिर हमने तीन तरीके आज पढ़े, which is Slack only, which is the Slack with a stateless DHCP, and the third one was stateful DHCP. Is it clear? अब हम जाते हैं जी अपनी दूसरे एड्रेस की तरफ, क्योंकि हमने दूसरा एड्रेस लास्ट क्लास में पढ़ा था LLA, लिंक लोकल एड्रेस।
जो कि हमेशा FEAT से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। जैसे अभी आप यहाँ पे देख लें कि मेरा एड्रेस इस FEAT, इसका मतलब ये लिंक लोकल है। देखिए यहाँ लिखा भी है लिंक लोकल IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस। जिस इंटरफेस में भी चला जाओ, ये एक और इंटरफेस है, इसका भी FEAT, ये भी लिंक लोकल एड्रेस है। और किसी इंटरफेस पे चला जाऊं तो ये देखिए एक और इंटरफेस पे चला गया, इथरनेट, FEAT, लिंक लोकल एड्रेस। तो इसका मतलब लिंक लोकल एड्रेस की खुसूसियत ये है, आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके पहले 16 बिट जो है दे आर FEAT, FEAT। और ये लिंक पे सिर्फ यूनिक होता है, एक ही नेटवर्क के मल्टीपल लिंक्स पे ये यूनिक होना जरूरी नहीं। तो इस और ये जब भी याद रखो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी देखें, इवन मैंने GUI नहीं दिया हुआ लेकिन LLA मौजूद है। इसका मतलब है कि जब आप अपनी इंटरफेस को सिर्फ IPv6 एनेबल कर दें तो सिस्टम खुद ही अपने लिए ये एड्रेस उठा लेता है, ये एड्रेस उठा लेता है। लंबा सवाल है जनाब। सवेरा कहती है कि सर जो डिवाइसेस ग्लोबल वाले IPv6 सपोर्ट नहीं करते, आ, इस लाइक इफ दे आर लोकल लिंक IPv6, तो हम ऑनलाइन कैसे वेबसाइट से ले के उसे यूज करें तो वो सेफ होता। अल्दो आपके सवेरा मुझे सवाल इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ कि IP एड्रेस की सिक्योरिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है कि आप इसको सेफ और अनसेफ की तरफ आप इसको ले गई। आप अपने लिए अगर आप IPv4 में, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त UT का नेटवर्क IPv4 पे है, इसलिए वी आर वर्किंग विद IPv4। लेकिन मिसाल के तौर पे यही मेरा कंप्यूटर जब मैं अपने घर पे यूज करता हूँ तो वो नेटेल है, नेटेल के नई नंबर है, तो हाँ IPv4 की बजाय मुझे IPv6 मिलता है। तो IPv6 अगर आपको मिल गया, अगर आपकी इंटरफेस जो है वो IP इनेबल्ड है, तो आपका ये एड्रेस तो खुद ब खुद बन जाएगा, जो कि लिंक लोकल एड्रेस है, जो कि IPv6 ही है, जो कि IPv6 ही है, जो कि आपको लिंक लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए हेल्प कर सकता है। हाँ, अगर आपके पास ये IPv4 एड्रेस भी नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते दुनिया के पास। तो आपके पास या तो IPv4 पब्लिक IPv4 IP एड्रेस होना चाहिए या GUA होना चाहिए। तो अगर आपकी कंपनी जितनी मिसाल के लिए UT का IPv6 पे चली जाती है तो वो GUA पे चली जाएगी। फिर आपको यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W माई आईपी एड्रेस और इंटर कर देता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरा IP जो है 121 है। वो चेक कर रहा है कि IPv6 भी है, वो कहता नहीं जी आपके पास IPv6 एड्रेस नहीं है। तो इसी तरह के मिसाल तो पे मुझे नहीं पता कि नस्ट का पूरा वो क्या है, nest.edu.pk, प्रोबेबली .pk, क्योंकि ये बाद में बनी है तो इनका चेक कर लेते हैं। सॉरी कहता है कि जी नहीं, ये इसका नाम नहीं है। तो हम यहाँ पे अब यहाँ चेक कर लेते हैं का नस्ट का क्या वो है। तो nest.edu.pk ही है। और अगर कॉपी कर लेते हैं दोबारा, इसको नहीं मिल रहा IP लुकअप। देखें ये इसको देखें, दोनों है।
एक एड्रेस के पास 203 ब्ला 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 है, तो ये भी पब्लिक IPv4 एड्रेस, ये पब्लिक IPv4 एड्रेस है, और ये इसका जियो है, ये इसका जियो है। दैट्स गुड। IPv6 है, तो ये दोनों को सपोर्ट करता है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि सवेरा, इससे सेफ्टी का कोई कोई कॉन्टेक्ट नहीं बनता। अगर आपके पास IPv ग्लोबल IPv6 नहीं है, जियो नहीं है, तो आप IPv6 से दुनिया के पास नहीं जा सकते। आप अपना IPv4, जैसे अभी हम IPv4 इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर मिसाल तुम्हें मैं नश में बैठा होता, तो फिर मेरी मर्जी थी कि मैं अगर IPv6 इस्तेमाल करता हूँ या IPv4 इस्तेमाल करता हूँ। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ग्लोबली किस तरह, दो क्वेश्चंस आ गए। क्लियर है? ओके नाइस। अच्छा जी, आज के लिए इतना काफी नहीं है, चलें जी काफी कर देते हैं। वो कहते हैं जी 10 मिनट अभी हूँ। अच्छा चलें ठीक है। तो स्टूडेंट, जो फिजिकल स्टूडेंट है, उनका ख्याल है कि काफी हो गया है, तो आपकी मर्जी, हम इसको थोड़ा रोक देते हैं आज के लिए। कल यहीं से इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन पहले हम अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है। आफाक, आयशा शनवारी, आयशा, दानियाल खान बड़ा खामोश रहता है। फातिमा भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करती है, बल्कि आज तो बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट किया। जी आर्श, फातिमा एंड मरवा। और आपकी क्लास फेलो माहीन, वही अब नजर नहीं आ रही है आपके कांटेक्ट में, तो उसे कहें कि कल की क्लास में मस्ट आए। ऑल क्लियर, दैट्स गुड। मरवा एंड फातिमा, माहीन आपकी क्लास फेलो ही है ना? और आयशा की भी, मेरा ख्याल है आयशा की भी क्लास फेलो है प्रोबेबली। यस सर, तो उसे कहें कि किधर आओ। ओके नाइस जी। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन। टिल देन, अल्लाह।